जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHIC 134 की एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम इसकी पूरी एक सीरीज़ आपके सामने ला रहे हैं जिसमें हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके गेस्ट पेपर में सुझाए गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन के आधार पर मुझे लगता है, मुझे ये अंदाज़ा है कि लगभग सब जो पूरा आपका सिलेबस है वो पूरा हो जाता है। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लगभग सभी इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी के कारण ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे पहले ऑलरेडी में एक पूरा गेस्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही चैनल पर जाकर भी उसको देख सकते हैं, बाकी सभी वीडियोज़ को स्टार्ट पहले की। बाकी आज जो हमें इसमें नया जो गेस्ट पेपर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक गेस्ट पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो दूसरा गेस्ट पेपर यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको बस सुनना है क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बैठकर ध्यान से इसको देखते रहना है और सुनना है। सीधे चीज़ें आपके माइंड तक जाने वाली हैं, तो इसके बारे में बेफिक्र हो जाइए कि बुक लैंग्वेज होगी या काफ़ी टफ लैंग्वेज होगी। काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए यहाँ पर जो आज का क्वेश्चन मैंने लिया है वो है कि राष्ट्रीय चेतना के उद्भव यानी राष्ट्रीय चेतना का जो उदय हुआ उसके क्या कारण रहे। यानी जो भारतीय लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के हित के बारे में जो चीज़ें उनके माइंड में आने लगी वो उसके क्या कारण रहे कि भारतीय लोगों के जो मन में अपने राष्ट्र के हित की भावना उत्पन्न होने लगी, राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न होने लगी, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो पहला जो है कारण यहाँ पर दिया गया है, प्रशासन का संगठित स्वरूप। भारतीय साधनों का पूर्ण रूप से शोषण करने के लिए अंग्रेज़ों ने देश को एक रूप प्रशासनिक व्यवस्था की, यानी भारत का एकीकरण उन्होंने किया वो अपने हितों के लिए किया था, ठीक है। भारतीय संसाधनों का पूर्ण रूप से शोषण करने के लिए, भारत पर अच्छे से शासन स्थापित करने के लिए सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से भारत को किया। भारत को पूरा एक केंद्र के रूप में स्थापित किया कि पूरा जो भारत है एक केंद्र से जो है शासित किया जा सके, ठीक है। प्रशासन में एक रूपता स्थापित करने के लिए जो महत्वपूर्ण तरीके अपनाए गए उनके अंतर्गत भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व जो प्रशासन है, पुलिस, कानून व्यवस्था आदि क्षेत्र में ये चीज़ें ऐसी हैं जो अपनाई गई भारत में प्रशासनिक एकरूपता को लागू करने के लिए, जिसका मेन मोटिव ये था कि भारत में वो पूरा जो है अपना शासन स्थापित कर सकें और एक सेंट्रलाइज्ड भारत को अच्छे से शोषित कर सकें। चलिए, संचार व्यवस्था, डाक और तार व्यवस्था का सुधार किया गया, ठीक है। मुख्य नगरों को तार व्यवस्था से जोड़ा गया। साथ ही इसके अंतर्गत योजना यह थी कि प्रांतों को एक दूसरे के साथ और उन क्षेत्रों को जहां से कच्चा माल प्राप्त होता था बंदरगाहों के साथ जोड़ा जाए, जिससे वो आसानी से व्यापार कर सके, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को, कच्चे मालों को पहुंचा सके। लेकिन जैसे जैसे रेल लाइनों का विकास हुआ, यात्रियों का आवागमन में वृद्धि हुई और इस प्रकार दूरस्थ स्थानों पर होने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने में काफ़ी जो है अच्छा ज़रूर अवसर प्राप्त हुए, ठीक है। वो जो है इस्तेमाल ऐसी चीज़ों का, साधनों का अपने हितों के लिए कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में भी राष्ट्रीय चेतना की जो भावना जगी, वो वही जो साधन थे भारतीय लोग उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने लगे। या भारतीय लोगों को जो उनका लाभ हुआ वो ये हुआ कि भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव उन्हीं कारणों के आधार पर हुआ जिन कारणों या जिन साधनों का इस्तेमाल ब्रिटिश लोग थे वो अपने हितों के लिए कर रहे थे। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग से क्या किया था कि भारत को एक केंद्र के रूप में स्थापित करना या पूरे भारत को एक शासन के रूप में लाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था को अपनाने की शुरुआत की थी, जिसके आधार पर उन्होंने भारत को जोड़ना स्टार्ट किया था। तो भारत को जब जोड़ना स्टार्ट किया तो भारतीय लोगों में भी एकता का भावना उत्पन्न हुई और भारतीय लोग अब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान, जो भारतीय लेखक थे, भारतीय योद्धा, जो बहुत से भारतीय लोग थे, वो अब एक स्थान से दूसरे स्थान तो भारतीय लोगों को भी जाने लगे। तो भारतीय लोगों को भी इसका साथ में लाभ हुआ। दूसरा जो चीज़ है वो है छापाखाना। छापाखाने के आगमन के परिणाम स्वरूप विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा की प्रक्रिया में भी कीमती
इसमें जो है तेजी आई। अनेक अखबार और पत्रिकाएं छपने लगे। इन प्रकाशनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से लोग अवगत होने लगे। उन्होंने छापरखाने का जो इस्तेमाल किया था वो अपने जो ईसाई धर्म था उसके प्रचार प्रसार के लिए किया था, लेकिन उसका प्रभाव भारतीय लोगों पर भी पड़ा। भारतीय लोगों को अब विभिन्न चीज़ों के बारे में नॉलेज होने लगी। भारतीय लोगों को अब जब विभिन्न प्रकार के मैगजीन्स, विभिन्न प्रकार की चीज़ें छपने लगी, अखबार छपने लगे, तो भारतीय लोगों को पता लगने लगा कि कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया भर में, देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो इन चीज़ों से जब भारतीय लोग अवगत हुए तो उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी। जब वो भारतीय लोगों के बारे में सुनते थे कि यहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पर ऐसा हुआ, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जो लेखक थे, अच्छे लेखक थे, उन्होंने चीज़ों को उजागर करना स्टार्ट किया, ठीक है, अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने अखबारों के माध्यम से भारतीय समस्याओं को उठाने की, उनके प्रति आवाज़ उठाने की कोशिश की, जिससे भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना है वो उत्पन्न हुई, राष्ट्रीय चेतना की भावना उत्पन्न हुई। भारतीय लोग उन चीज़ों से अवगत हुए। तीसरी जो चीज़ है नवीन शिक्षा प्रणाली है, यानी अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली है वो, अंग्रेजों ने भारत में जिस नवीन शिक्षा प्रणाली को लागू किया वह मुख्यतः पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थी। अंग्रेजों की यह धारणा थी कि इस प्रकार की शिक्षा से भारतीयों में वह निष्ठावान वर्ग खड़ा कर सकेंगे जो अंग्रेजों के लिए पूर्ण स्वामी भक्ति के साथ क्लर्कों आदि का कार्य भी करेगा। यानी अंग्रेजों की जो मंशा थी, अंग्रेजों का दृष्टिकोण था वो ये था कि भारत में अपने जो देश की यानी पश्चिमी शिक्षा है उसको लागू करने का जो मेन मोटिव उनका ये था कि भारत में एक ऐसा वर्ग वो इकट्ठा करेंगे या ऐसा वर्ग वो खड़ा करेंगे, ऐसी क्लास, ऐसे लोग बनाएंगे जो उनकी शिक्षा से प्रभावित होंगे, जो उनकी शिक्षा से शिक्षित होंगे। तब वो क्या करेंगे कि वो उन्हीं की बातें बोलेंगे, उन्हीं की जो बात है उनके लाभ के, उनके हित के बारे में बोलेंगे। ऐसी शिक्षा, इस शिक्षा को लागू करने का जो मेन मोटिव था भारतीय लोगों के अंदर वो यही था अंग्रेज़ों का, ठीक है। दूसरी उनकी चीज़ थी कि भारतीय लोगों को शिक्षित करना है तो वो हमारे ही काम आएंगे, यानी ब्रिटिश लोगों के काम आएंगे। उनकी ये मंशा थी कि वो क्लर्क वगैरह के तौर पर या छोटे मोटे इस तरीके के जो काम होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई चाहती है, ज़रूरत होती है पढ़ाई की, तो वो ऐसे काम भारतीय लोग जो है उन लोगों के लिए यानी ब्रिटिश लोगों के लिए भी करेंगे। तो ये मंशा थी उनकी, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। जैसे मैकाले ने भी कहा था कि उद्देश्य यह था कि व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो कि खून और रंग से तो भारतीय हो लेकिन आदर्श, विचार और अकल से अंग्रेजी हो, यानी अंग्रेज़ों के प्रति बोले, अंग्रेज़ों के प्रति अच्छी भावना, एक अंग्रेज़ों का स्वामी भक्त हो, यानी अंग्रेज़ों को स्वामी मानते हुए उनकी भक्ति करे। इससे आप ये समझ सकते हो। परंतु इस नवीन शिक्षा प्रणाली का एक दूसरा भी प्रभाव हुआ। इसका प्रभाव कुछ अलग ही पड़ा। इसके द्वारा भारत का जो शिक्षित वर्ग था वो समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के विचारों से एक ऐसे समय में परिचित हुआ जबकि औपनिवेशिक समय शासन को लेकर सर्वत्र असंतोष फैला हुआ था। यानी जब जो औपनिवेशिक शासन था उसके प्रति लोगों की दृष्टिकोण बदल रहे थे, लोग समझने लगे थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ पर वो जो यहाँ पर आए हैं वो अपने हित के लिए आए हैं, भारत का पूरी तरीके से शोषण कर रहे हैं, भारत के जो संसाधन उनको चूस रहे हैं, भारत का बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। तब जब चीज़ों को समझने लगे भारतीय लोग, ऐसे टाइम पर ऐसी शिक्षा ने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय लोगों को चीज़ों के बारे में अवगत कराने के लिए। और जब भारतीय लोग इन चीज़ों से अवगत हुए, शिक्षित हुए, तो वो आवाज़ वो अपनी आवाज़ जो ब्रिटिश शासन थी उसके खिलाफ उठाने के लिए काबिल बन सके। यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों के एक छोटे से वर्ग तक ही सीमित रही हालांकि, और तथापि इस शिक्षा के माध्यम से शिक्षित भारतीयों का परिचय यूरोप में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन से हुआ। यानी जो यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, भारतीय लोग, जो शिक्षित वर्ग था, उसको इस चीज़ के बारे में जब जानकारी हुई तो उसको पता चला कि हाँ, हम भी आंदोलन करेंगे। लोग बहुत सारे सफल भी हो रहे हैं, बहुत से जो है काफ़ी सफलताएं हासिल कर रहे हैं, अपने अधिकारों को ले रहे हैं आंदोलन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अगर हम भी कुछ अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, अब देश को आज़ाद कराना चाहते हैं या इनका शोषण ख़त्म करना चाहते हैं, इनके शोषण से मुक्त होना चाहते हैं अंग्रेज़ों के, तो हमें भी अधिकार लेने के लिए आंदोलन चलाने चाहिए। तो इन चीज़ों से वो अवगत हुए, मोटिवेट हुए, प्रोत्साहन उनको मिला। इसके अलावा भारतीयों का परिचय कई उदारवादी लेखकों और विचारकों के विचारों और लेखन से हुआ, जिससे काफ़ी उनमें प्रोत्साहन मिला। जो भारतीय इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटे तो उन्होंने ये पाया कि जो अधिकार होते हैं यूरोपीय देशों के नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हुए, यानी खुद ब खुद प्राप्त हुए, भारतीय लोगों को प्राप्त नहीं है, भारतीय लोग उनसे वंचित हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में, इन अधिकारों के बारे में वो अवेयर हुए और इन अधिकारों को लेने के लिए उनमें चिंता जागी, एक राष्ट्रीयता की भावना जागी।
अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ा। विस्तारवादी नीति का देखो क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनको जब दबाया गया, विस्तार करने के लिए भारतीय लोगों को दबाया गया, तो इसका एक प्रभाव पड़ा जिससे भारतीय लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों को विभाजित किया था। इस काल में भी उन्होंने अपनी विस्तारवादी जो नीति थी उसको जारी रखा। अनेक भारतीय रियासतों को जो अंग्रेजों से संघर्षरत नहीं थी, अंग्रेजों ने हड़प लिया। यानी जो ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों से कहीं ना कहीं बिल्कुल तरीके से अलग थी, जिन्होंने कभी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं की, ऐसी रियासतों को भी अंग्रेज़ों ने हड़प लिया। ठीक है, विभिन्न संधियों, विभिन्न नीतियों के आधार पर, जैसे डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। ठीक है, तो 1843 में सिंध, 1839 में पंजाब, 1856 में अवध, झांसी, सतारा, नागपुर आदि रियासतों को हड़पा गया। ठीक है, इस प्रकार भारतीय राजा भी अंग्रेजों के प्रति सचेत हो उठे और कहीं ना कहीं उनके मन में आक्रोश पैदा हुआ। बौद्धिक जागरण किस तरीके से हुआ? भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार और बौद्धिक जागरण का काल शुरू हुआ। बौद्धिक जागरण से हमारा अभिप्राय उस प्रयास से है जिसके द्वारा तत्कालीन समाज को आलोचनात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया जा सके कि उसका परिवर्तन आधुनिक आधार पर किया जा सके। इस विश्लेषण का जो श्रेय है उन बुद्धिजीवियों को जाता है जिन्होंने की आधुनिक शिक्षा हासिल की थी, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया, उन्होंने ऐसी गुणों को बढ़ाने के लिए अपने प्रयास किए। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने इस काम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, कुछ ऐसे ये बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना के उद्भव को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने के लिए और भारत में राष्ट्रीयता की जो चेतना है उसको बढ़ावा देने के लिए। एक मिनट में इसमें पेन बदल लेता हूँ अब। चलिए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1864 में G.O. ट्रेवलियन ने, जो कि एक इतिहासकार और प्रभावशाली सरकारी अफसर भी थे, यह लिखा था कि कचहरी में हमारे देश के एक व्यक्ति की गवाही कई हिंदुओं की गवाही के मुकाबले ज़्यादा महत्व रखती है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो कि बेईमान अंग्रेजों के हाथों में अत्यधिक शक्ति देती है। यानी एक इतिहासकार थे जिन्होंने ये लिखा कि जो अंग्रेजी लोग हैं उनकी गवाही बहुत सारे हिंदुओं, यानी हिंदुओं का मतलब है हिंदुस्तानी से, यहाँ पर हिंदुस्तानियों की गवाही के मुकाबले ज़्यादा महत्व रखती है। यानी अगर एक अंग्रेज अपनी गवाही दे और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी जो लोग हैं, कई हिंदुस्तानी मिलकर गवाही दें, तो महत्व दिया जाएगा अंग्रेजी लोग को। तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी और ऐसे क्रूरतापूर्वक शासन को अंग्रेजों के हाथ में देता है। इस चीज़ को उन्होंने परिलक्षित किया, उन्होंने दर्शाया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर जो नीतियाँ अपने बताई गई हैं वो सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भाषा में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर हमने एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रशासन का संगठित रूप, जैसे हमने देखा कि राष्ट्रीयता की भावना के लिए कैसे इम्पोर्टेंट रहा। फिर शिक्षा जो प्रणाली अंग्रेजी लोगों ने अपने वश में करने के लिए, ऐसा वर्ग खड़ा करने के लिए जो उनका स्वामी भक्त रहेगा, उसको ऐसे वर्ग को एक ऐसा वर्ग बनाने के लिए जो शिक्षा प्रणाली स्थापित की थी, उसका कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव पड़ा और भारतीय लोग उससे काफ़ी जागरूक हुए। कहीं अधिक स्तर तक उन्हें शिक्षा जब प्राप्त हुई तो वो चीज़ों को जानने लगे, समझने लगे और उसके खिलाफ जो है बोलने लगे। उसके बाद बौद्धिक जागरण जैसी चीज़ें आई। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रही भारत में राष्ट्रवाद की जो चेतना है उसको जगाने के लिए, भारतीय लोगों में एक चेतना और एक प्रोत्साहन जगाने के लिए। और कहीं ना कहीं तभी भारतीय लोग सक्षम हो सके अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, अंग्रेजी शासन के प्रति अपनी जो आक्रोश है उसको दर्शाने के लिए पत्र पत्रिकाओं के ज़रिए, ठीक है, मैगज़ीनों के ज़रिए धीरे धीरे उन्होंने अखबार निकालने शुरू कर दिए अपने, और आंदोलन वगैरह सभी चीज़ें शुरू कर दी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उनको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो के साथ बने रहिए। हर वीडियो आप तक तभी पहुँचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दोगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।